हेलो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कशन अभी किए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखो बात लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है ना। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, आप उन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट करते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो जो रेडियो होता है ना, वो रेडियो आपके घर में जो रिसीवर है वो वेव्स को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक रिस्पॉन्स देता है। तो सीधी सी बात आती है बच्चे कि सर वो जो रेडियो जहाँ पे स्टेशन से जहाँ से वेव क्रिएट हुई है वहाँ से आपने कुछ एनर्जी एमिट करी, वो एनर्जी सराउंडिंग में स्प्रेड होती है। सबको पता है कि रेडियो स्टेशन से आप बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, सिग्नल्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये बात पक्की है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो एनर्जी कैरी करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो आप सब एक बात बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स like other waves carry some energy and momentum। तो एक बच्चे ने बोला सर मोमेंटम कहाँ से आ गया। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम एनर्जी पे बात करें कि भाई जब हम लोग चैप्टर्स में पीछे चलें तो आपको ये पॉइंट सिखाया गया था कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी आती है उस एनर्जी डेंसिटी को हमने बहुत अच्छे से पक्के तरीके से पढ़ा हुआ है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता था वैक्यूम में, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम सोलेनोइड वाले चैप्टर में आए तो सोलेनोइड के अंदर वॉल्यूम में जब आप मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिल करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी को देखा जाए तो ये वैल्यू बच्चे कितनी थी, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और यहाँ भी आपने साफ साफ बोला था सर वैक्यूम होना चाहिए। अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर दोनों लेके चल रही है तो क्या उसके साथ कोई डेंसिटी होगी। तो अगर मैं पूछूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव तो आप क्या बोलेंगे, तो आंसर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। क्लियर। अब बात आती है कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रही है तो यहाँ पे ई और बी क्या होना चाहिए। तो देखो साइन फंक्शन है, अगर आप उसको साइन फंक्शन में देखें तो सबने पढ़ा हुआ है बच्चे कि आप स्क्वायर पे जा रहे हैं तो वही पुरानी बात आ रही है। यहाँ पे ई और बी जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, सर आरएमएस वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर। तो एक बात याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी बच्चे, तो उसके दो पार्ट होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आता है कि आपने बोल तो दिया कि सर ये हमारे पास दो पार्ट आ रहे हैं, जब देखें एनर्जी डेंसिटी ऑफ एम वेव में एक पार्ट बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट बना और एक बन गया बच्चे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा करने से चलो दिल को तसल्ली तो ये 2 कैंसिल हो गया। इस वैल्यू को अगर ठीक से देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर एंड 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया बच्चे बी और ई क्या है बच्चे, आरएमएस वैल्यूज हैं। सबको पता है आरएमएस कितना होता है बच्चे, पीक डिवाइड बाय √2। तो क्या इसको बी नॉट डिवाइड बाय √2 और इसको ई नॉट डिवाइड बाय √2 लिख सकते हैं। यस सर। और 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बच्चे आपने ऐसे लिख के यहाँ पे छोड़ दिया। क्या यहाँ से √2 कैंसिल, सॉरी √2 नहीं स्क्वायर करना है, तो वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बी नॉट डिवाइड बाय ई नॉट। क्या बच्चे मैंने आपको डिस्कशंस में कभी भी ये बोला कि ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट होगा। यस सर, आज ही बताया। तो ई नॉट अगर सी बी नॉट होगा तो सी बी नॉट यहाँ पे रखोगे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ। ऊपर वाले डिस्कशन में अगर चल के देखोगे तो क्या बच्चे मैंने 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सी स्क्वायर लिखा था। यस सर, 1 बाय है तो इसको सी स्क्वायर लिखोगे तो ये 1 बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर 1 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव बच्चे आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि सर ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होगा। मैं एग्री कर रहा हूँ, पर मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो दो टर्म तुमने लिखे हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, बिल्कुल 50-50% डिवाइड होगी। तो अगर आप लिखो तो इसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं और ये वैल्यू आपके एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर। तो ये डिस्कशन बच्चे आता है आपका एनर्जी कैरी का। अब एनर्जी जो आई बेटा को पूछे से एनर्जी कैसे आ गई, तो देखो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है
देखो ये एनर्जी डेंसिटी पढ़ा पक्का। मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं रिलेट करूं किससे, इंटेंसिटी से, तो क्या इंटेंसिटी कुछ होता था? इंटेंसिटी को मैं बेसिक से लेके चलूँ तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, या आपने एक छोटा सा बल्ब लिया, ये बल्ब बच्चे कुछ पी लाइट एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहा है, जिसको हम लोग चाहें तो बड़े प्यार से उसकी पावर बोल सकते हैं। और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो हमें सबको क्लियर है कि जो एनर्जी आएगी वो स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर? तो ये आपके पास स्फेयर आ गया, एनर्जी स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो आपका स्फेयर आपने सोचा है यहाँ पर, इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करने वाली एनर्जी तो है ना आपके पास। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? तो इंटेंसिटी होता है पावर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर पावर कितनी आ रही है? पी आ रही है। तो आई की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होगी? पी बाय। सबको पता है बच्चे पी डिवाइड बाय, अगर पॉइंट सोर्स लोगे तो एरिया 4πr² हो गया। तुम जैसे जैसे दूर जाओगे तुम दूरी को बढ़ाओगे, आर से 2r करोगे, तुम्हारी लाइट की इंटेंसिटी जो होगी बच्चे वो कम होती जा रही होगी। क्लियर? तो इंटेंसिटी का रिलेशन बच्चे क्या आ गया? पी डिवाइड बाय 4πr²। So is there any relation between energy density and energy density and intensity? एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी बच्चे ध्यान से देखना, कैसे लिखोगे आप? आराम से देखो, आपने लिखा फॉर्मूला बच्चे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या हो गया बच्चे? पावर डिवाइड बाय एरिया। ऐसे लिख सकते हो। पावर को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। इसको सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जब बच्चे आप इसे सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ आएगी, एक आ जाएगा सी टी इंटू ए इंटू सी। देखो बहुत बढ़िया डिस्कशन है सर, क्या अच्छी चीज़ है। देखिएगा सी टी, स्पीड सी से टी टाइम में अगर स्प्रेड हो गया तो तुम्हारा ए एरिया से छोटा सा एक वॉल्यूम डी एल का, सी इंटू टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एल लिख दो, और एरिया इंटू डेल्टा एल। सोचो ना, ये एरिया अभी ए है और ये थोड़ा सा और स्वेल कर जाए तो ये वॉल्यूम आया ना। तो ये जो नीचे वाला टर्म हो गया वॉल्यूम हो गया, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन आ गया? तो आपका आंसर आ गया आई बाई सी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई सी। तो अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, जिससे को पूछे ये बल्ब है यहाँ से आर डिस्टेंस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो पहले आप क्या निकाल देंगे आर डिस्टेंस पे? इंटेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होती है बताया आज? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डबल इंटू आई बाई सी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कैंसिल कर दूँ तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? आई बाई सी। तो आप ई स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं आई बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। और जैसे जैसे आपका पार्टिकल दूर जाएगा, आप दूर जाओगे, आपकी इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक होती जाएगी। क्लियर? तो भाई सिंपल सी बात होती है कि बेटे जब आपसे कोई पूछे ईएम वेव्स हैं क्या, सेम वेव्स की सराउंडिंग में बहुत सारी हैं। अब वो सराउंडिंग में बहुत सारी ईएम वेव हैं आपकी, तो आप ईएम वेव को पढ़ सकते हैं। जैसे आप सन की बात करें तो सन, अगर आप धूप में केवल हाथ को रख के खड़े हो जाइए, आजकल सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो आप फील कर सकते हैं कि कुछ रेडिएशन इस पर आ रहा है। आप आंखों को बंद करके बैठे तो एक बार, आप बोलोगे हाँ सर कुछ रेडिएशन तो सर इस पर आ रहा है। ये रेडिएशन है ना, ये आपके हाथ पे आ रहा है, आपको हिट भी कर रहे हैं पार्टिकल्स, आप एनर्जी भी रिसीव कर रहे हो, पर बच्चे आप मोमेंटम और फोर्स ज़्यादा नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो बहुत फास्ट आती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपके हाथ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, आपके हाथ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, दो इट इज़ अप्लाइंग सम रेडिएशन फोर्स, पर हम उसको ज़ीरो मान के चलते हैं। क्लियर? तो अगर मैं आपको इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ बच्चे, अच्छे से देखिएगा। एक क्वेश्चन बेटा आपको देता हूँ यहाँ पर। आपको एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई। अगर आपको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा दी जाती है, क्वेश्चन लाइक दिस, अ प्लेन EM wave of frequency n equal to 25 megahertz travels in free space, वैक्यूम में चलते हैं बच्चे, in free space along x direction,
अगर वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो क्वेश्चन पूछा गया था एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चे, आपको बोल दिया गया 6.3 वोल्ट पर मीटर और किस डायरेक्शन में, जे कैप में। तो बताइए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। क्लियर। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे ये है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो तुम एक बात तो दिमाग में अच्छे से ध्यान रखो, अगर इसका सोल्यूशन लिखोगे, सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एज अ वेव अगर डिवाइड करें तो इसमें ई नॉट आ जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी करके आएगा। ऐसे इसमें बी नॉट के साथ साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। मैं केवल इनके मैग्नीट्यूड को कर रहा हूँ, तो ये टर्म तो कैंसिल। ई नॉट जो होगा सी बी नॉट होगा, तो ये सी आ गया। तो इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाई सी। ई बाई सी मतलब 6.3 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸। तो वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁸। ये आपके बच्चे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस डायरेक्शन में है और लाइट ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर लाइट आपके इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, तो आपने कहा से ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है, क्योंकि ई क्रॉस बी आपका उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये आपका जेड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.1 इंटू 10⁻⁸ की क्या। क्लियर। अगला डिस्कशन आता है कि सर यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे आपको ऐसे दी गई, B इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई थी 2 इंटू 10⁻⁷, उसकी पीक वैल्यू दी गई। साइन के साथ बच्चे आपने इसका फेज लिखा, फेज आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t। क्लियर। और ये फील्ड के बारे में आपको यूनिट बता दी गई, इसे टेस्ला आ रही है। क्लियर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो आप मुझे एक छोटे छोटे से पॉइंट बताइए, क्या आप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट बता सकते हैं। सो ट्राई कर सकते हैं। क्या आप यहाँ से देख के इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू बता सकते हैं। सर ट्राई कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू पता है तो क्या आप एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। सर फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं। और डी पॉइंट, अगर पूछो से जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सब आपको सॉल्व करना। तो बच्चे देखो काफ़ी कुछ तो देखो देख के बाद निकल आएगी। लैम्डा निकालना है तो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो के होता है। तो ये हो जाएगा 2π/λ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ तो लैम्डा की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 2π डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ तो आप इसे लिखोगे तो 4π इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। ये आपके बच्चे यहाँ पे वेवलेंथ आ गए। क्लियर। अब अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चे, जो कोफिशिएंट ऑफ टी होता है वो ओमेगा होता है, तो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा बाय 2π। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 10⁻11 डिवाइड बाय 2π। कुछ जैसे स्पीड ऑफ लाइट बताइए, जो स्पीड ऑफ वेव है वो कितना होगा, तो एन लैम्डा लिख दीजिए। तो 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 2π इंटू 4π इंटू 10⁻³ 2π 4π 2 आएगा, तो आंसर 3 इंटू 10⁸ आ रहा है। एक तरीके से ठप्पा लग गया इस बात पे कि सर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, सर ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ वेव जो है बच्चे 3 इंटू 10⁸ आ रहा है। ई नॉट सबको पता है बच्चे, ई नॉट सी बी नॉट होता है, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10⁸ से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ई नॉट की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, 60 वोल्ट पर मीटर। और अगर ई की इक्वेशन ही पूछने में लग जाए तो आप बोलोगे 60 इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे आपको किस डायरेक्शन में दी गई थी, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब जब मेरी बात समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे वाई में हो और आपको चलना किस में है, एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ई क्रॉस बी अगर बनाओगे भी बच्चे तो -x में चलने लगेगा। तो आपको नहीं सर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बच्चे, यहाँ से इनवर्ड जाएगी। क्लियर है, ये आ गया। तो अब बच्चे बताना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई तो बी की वैल्यू अगर लिखोगे भी तो उसके साथ प्यार से माइनस की कैप लिख दीजिए।
तो ये रिलेशन बच्चे किसका आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर लाइट है हमारे पास, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो उसमें भी एक सवाल हम करके देखें। तो भाई बात यहाँ पे आई कि आपने एक लाइट का बल्ब लिया था, ये बल्ब लिया बच्चे, ये आप 100 वाट एनर्जी खाता है और इसकी एफिशिएंसी बच्चे कितनी थी सर, एग्जैक्टली 2.5% थी। तो ये जो पॉइंट सोर्स है, अगर बल्ब को मैं छोटा सा पॉइंट सोर्स मानूं तो बल्ब से 3 मीटर की दूरी पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब मेरे ख्याल से सबको क्लैरिटी है कि जो तुम पावर खा रहे हो वो तो 100 वाट की है, ठीक है, लेकिन पावर से जो तुम्हें लाइट मिल रही है वो कितनी बच्चे, केवल 2.5 वाट है। ये 2.5 वाट की एनर्जी अगर पूछूं, जहाँ पे आपने ये पॉइंट डिसाइड किया है वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया। जो एनर्जी बच्चे यहाँ से होगी वो स्फीयर में ग्रो करती जा रही होगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 मीटर के स्फीयर में एनर्जी आ चुकी है, तो पावर डिवाइड बाय एरिया कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 3 होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ गया बच्चे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का एक रिलेशन बताया था, बोला भी है भाई आप उसे याद रखेंगे। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होती है, आपकी I/C। तो आपसे कोई पूछे से ये जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, I/C लिखिए, और आंसर कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई सी लिख के छोड़ दीजिए। सर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी बच्चे बताया ना, एम वेव की कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर का डबल, तो एप्सिलॉन डी स्क्वायर 2.5 इंटू 4 पाई इंटू 9 है ना, 3 स्क्वायर को 9 लिख दोगे ना, सी को कितना लिखोगे 3 इंटू 10⁸, और ई स्क्वायर की वैल्यू बच्चे बोलिए 2.5 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10⁸। क्लियर बच्चे, सबको क्लियर है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया बच्चे, ये 9 है ना, पढ़ा है ना, 1/4 9 10⁹ आया, तो ऊपर चला गया 9 10⁹। 2.5 बेचारा बैठा हुआ है, एक 9 बैठा हुआ है, एक 3 इंटू 10⁸ बैठा हुआ है, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा सर, 9 कैंसिल, 9 10⁹ डिवाइड 10⁸ कैंसिल, 10 आ गया, तो 25/3 आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बच्चे बल्ब से 3 मीटर की दूरी पे। अब 25/3 आ रहा है तो इसका रूट ले लेंगे, तो आपको 25/3 का रूट लिया बच्चे आपने। अगर ये वैल्यू बच्चे मैं सॉल्व करके देखूँ तो 25/3 का रूट अगर मैं लेता हूँ तो क्या आंसर बनता है, देखा जाए। तो मैं 25/3 किया और इसका आपने बच्चे रूट लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 2.8 जैसी कुछ आती है। अब कुछ ये 2.8 क्या है भाई, सिंपल आरएमएस वैल्यू है। अगर कोई तुमसे पूछे पीक वैल्यू कितनी होगी, तो साइन फंक्शन में आपकी ई आरएमएस कितना होता है, E0/√2, तो E0 कितना हो जाएगा, ई आरएमएस इंटू √2, तो 2.8 इंटू √2 के हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2.8 को 2 इंटू 1.4 √2 इंटू √2 लिख दो, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 वोल्ट पर मीटर आपकी पीक वैल्यू आएगी। तो अब समझो कि सर इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम आती है। कोई पूछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए तो निकाल देंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बच्चे दोनों आप निकाल सकते हैं। तो ये डिस्कशन बच्चे जो हमारे पास आए आज, जो हमने किए इस समय, हमने एक सारे पॉइंट्स को समरी ले लें। तो मैंने आपसे बोला कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेट लाइन में फिक्स स्पीड से चलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं थोड़े से लेजेंड होते हैं, वो ईएम वेव क्रिएट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है बच्चे, देखने का नज़रिया बदलना है। कंडक्शन करंट dQ/dt होती है, पर अगर किसी एरिया के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम करंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन d phi E/dt। ओके, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। मैक्सवेल के 4 नियम हैं। E.dA की वैल्यू गॉस लॉ से लिखोगे Q/ε0। B.dA 100% जीरो ही होगा। E.dl आपका d phi b/dt होता है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाएगी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगी। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। और फिर बी डॉट डी एल तो हमने पढ़ाई। ये वेव सबको क्लियर है बच्चे, कैसे होते हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में ई और बी होता है, दोनों एनर्जी कैरी करते हैं और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो दोनों की सेम होती है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर होती है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बी स्क्वायर बाय 2 होती है। पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका रिलेशन ऐसा आएगा, दोनों एनर्जी इक्वल इक्वल डिवाइड होती हैं। फिर बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल से हर पेपर में आपके पूछे जाते हैं, वो चाहे जेई मेंस की बात करें, जेई एडवांस में तो नहीं, पर जेई मेंस बोर्ड और नीट में इंपॉर्टेंस रखता है। अगला डिस्कशन बच्चे इसमें एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आता है। तो उसमें बेसिकली आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कितने टाइप की वेव्स बच्चे पॉसिबल हैं, है ना। तो उसको मैं आपको एक चार्ट बना के अलग से डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? तो जो क्वेश्चंस है हमारे पास, उसमें हो सकता है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वेव पे है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट पे है। ये क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछें। ई नॉट इक्वल टू सी वी नॉट सबको आता है। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, फ्रिक्वेंसी दे दी जाए तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? यस, एक्सप्रेशन आप आराम से लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, बाकी हम लोग इसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपका ई वेव का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। ओके, तो मैं नेक्स्ट पार्ट